So hey guys, welcome back. So today we will be reading Apache Kafka, Purgatory and Hierarchical Timing Wheels. तो आपको पता है कि अपन क्या करते हैं इसमें? So we generally read through a blog, try to explain it in one go, and see how self-explanatory a blog is. So as we see, ये जो blog है, ये लिखा गया है 2015 पे, but it's a good read to see about the time wheel approach. So we know that the Apache Kafka has a data structure जिसको जो बोलते हैं request purgatory. So the purgatory holds any request जो अभी तक वो criteria उनको नहीं मिला है to succeed it, and also it hasn't resulted in an error. So that means the problem is how can we efficiently keep track of tens of thousands of requests that are being asynchronously satisfied by the activity in the cluster. So that means there are some requests which are pending and which are not yet received by the consumer or taken by the consumer. So Kafka implements this like several request types that cannot immediately be answered with a response. Like पहला जो है एक product request है जो कि X acknowledge equal to all cannot be considered complete जब तक सारे in-sync replicas जो है उन्होंने write को acknowledge नहीं कर लिया है, and we can guarantee it will not be lost if the reader fails. तो ये एक अच्छा चीज है. Second है a fetch request with minimum dot bytes equal to 1. That means it won't be answered till we at least have a one new byte of data from the consumer to consume for the consumer to consume. That means एक जो long poll होता है वो allow हो जाता है कि consumer need not be busy waiting to check for the data new data to arrive. तो आप ये fetch request में min dot bytes equal to 1 पे आप check कर सकते हो, जिससे अगर एटलीस्ट वन न्यू बाइट होगा डेटा का तभी कंज्यूमर को कंज्यूम करेगा, तो लॉन्ग पोल में फायदा होता है. अब ये रिक्वेस्ट को कंप्लीट तभी कंसिडर किया जाता है या तो उनका जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो या तो कोई टाइम आउट अकर हो जाए. सो ऐसे जो एसिंक्रोनस ऑपरेशन रहते हैं एक समय पे, ये कभी भी स्केल हो सकते हैं जितने ज्यादा कनेक्शंस रहेंगे उसके साथ. सो अगर काफका की बात करेंगे तो ये टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट होते हैं. सो ये रिक्वेस्ट पगेटरी इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि लार्ज स्केल रिक्वेस्ट को हैंडल कर लिया जाए. और पर जो ओल्ड इम्प्लीमेंटेशन था उसमें काफी नंबर ऑफ डेफिशिएंसी थी. जैसे इस ब्लॉग में इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि ओल्ड इम्प्लीमेंटेशन क्या था और न्यू इम्प्लीमेंटेशन से उसे कैसे सॉल्व कर रहा है. तो ओल्ड इम्प्लीमेंटेशन पे जो रिक्वेस्ट पगेटरी है उसमें एक टाइम आउट टाइमर रखा गया था और उसके साथ एक हैश मैप था जो कि एक वॉच लिस्ट रखता था जो भी इवेंट ड्रिवन प्रोसेसिंग हो रही है उसका. तो ये जो रिक्वेस्ट है इसको पगेटरी में डाला जाता था जब ये इमीडिएटली सेटिस्फाइबल नहीं होता था बिकॉज ऑफ अनमेट कंडीशन. मतलब कोई रिक्वेस्ट है उसको तभी डाला जाएगा जब तक अगर उसके पास कोई इमीडिएट रिजोल्यूशन नहीं है या रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा. जो रिक्वेस्ट है वो तभी मतलब कंप्लीट माना जाएगा जब उसके कंडीशंस मेट हो जाएंगे या उसको फोर्स फुली टाइम आउट के कंप्लीट किया जाएगा जब ये कोई बियॉन्ड टाइम के बाहर चला जाता है. तो ये होता था इस ओल्ड डिजाइन में हम जावा का डिले क्यू यूज करते थे इस टाइमर को इम्प्लीमेंट करने के लिए. मतलब कि जब एक रिक्वेस्ट कंप्लीट हो रहा है तो रिक्वेस्ट डिलीट नहीं किया जाता था टाइमर का या तो उसके जो वॉचर लिस्ट से इमीडिएटली. इंस्टेंट क्या किया जाता था, एक कंप्लीटेड रिक्वेस्ट को डिलीटेड तभी किया जाता था जब ये कंडीशन चेकिंग पे फाउंड करते थे. तो जब डिलीशन नहीं हो रहा है तो सर्वर जो है एग्जॉस्ट कर लेगा जेवीएम हीप और उसके कारण आउट ऑफ मेमोरी इशू हो जाएगी. अब इस सिचुएशन को बढ़ाता क्या है, एक सेपरेट थ्रेड कॉल्ड द रीअपर थ्रेड. ओके, ये क्या करता था, जो कंप्लीटेड रिक्वेस्ट को पर्ज करता था पर्गेटरी से एंड जब नंबर ऑफ रिक्वेस्ट इन द पर्गेटरी एक्सीड करता था एक कॉन्फ़िगर नंबर से, ये जो पर्ज ऑपरेशन है फिर वापस स्कैन करता था और सब वॉचर लिस्ट पे और चेक करता था भाई कि कब चीजें हो चुकी हैं और उनको डिलीट करता था. बाय सेटिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर लो, तो सर्वर जो है वर्चुअली अवॉइड कर सकता है ये मेमोरी प्रॉब्लम को. हाउएवर इसको काफी ज्यादा पेनल्टी पड़ेगी अगर आप परफॉर्मेंस की बारे में बात करें बिकॉज ये बार बार लिस्ट को एक्सेस कर रहा है.
तो हमने क्या किया, एक नया परगेटरी डिजाइन किया गया। इसका जो डिजाइन है ये बताया जा रहा है कि इमीडिएट डिलीशन हो जाए of a completed request and reduce the load of expensive purge process, right? So इससे क्या होता था, एक क्रॉस रेफरेंसिंग ऑफ एंटिटीज के लिए रिक्वायर होता था टाइमर पे और रिक्वेस्ट। सो और ये स्ट्रांगली डिजायर करता था कि हम ओ ऑफ वन पे बात करें। कोई भी इंसर्ट या डिलीट कॉस्ट, सिंस इंसर्ट डिलीट ऑपरेशन जो है वो ये हर रिक्वेस्ट पे होते थे। तो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने बनाया एक हायरार्किकल टाइमिंग व्हील्स। सो ये हायरार्किकल टाइमिंग व्हील ये है क्या? ये एक सिंपल टाइमिंग व्हील है जो कि सर्कुलर लिस्ट ऑफ बकेट्स पे रहते हैं इसके। और अगर आप कोई भी टाइम यूनिट को यू मानते हो तो टाइमिंग व्हील का जो साइज है वो एन रहेगा, जिनके पास एन बकेट्स रहेंगे और वो एन इंटू यू टाइम इंटरवल को देख सकता है। जैसे आप ईच बकेट जो है वो टाइमर टास्क को होल्ड कर सकता है दैट फॉल इनटू द करस्पॉन्डिंग रेंज। एट द बिगनिंग हम देखते हैं कि पहला बकेट जो है वो 0 रखता है, यहाँ पे हम बात करेंगे, और उसका जो लाइक टाइम यूनिट है वो u है। एंड द सेकंड बकेट होल्ड u से 2u तक। सिमिलरली जो nth बकेट है वो u इंटू n माइनस वन अपॉन u इंटू n। सो एवरी टाइम इंटरवल, हर सेकंड पे आपका जो टाइम यूनिट है u, द टाइमर टिक्स एंड मूव टू द नेक्स्ट बकेट, ठीक है, एंड एक्सपायर्स ऑल द टाइमर इन द टास्क इन इट। दैट मीन्स क्या, जब आपका पूरा टाइमर खत्म हो जाएगा और वो वापस आ रहा है यू पे, मतलब कि सपोज 0 से 8 हो गया और अब वापस 9 पे आए, तो आपका जो 0 पे जो वैल्यू थी वो चली जाएगी। सो टाइमर immediately runs the expired task. So the emptied bucket is then available for the next round. So if a current bucket is for the time t, यानी कि अब वो वापस बन जाएगा t plus u into n, comma t plus n minus 1 into n plus 1 into u. So it's basically वो जो 8 के बाद अगर 0 आता है तो 9 पे आ जाएगा वो। और जो टाइमिंग व्हील है उसका कॉस्ट जो रहता है वो O ऑफ 1 रहता है इंसर्ट और डिलीट का। वेयर जो प्रायोरिटी क्यू बेस्ड टाइमर रहते हैं वो कंकरेंस, जैसे कंकरेंट डिले टाइमर और यूटिल टाइमर, उनका लॉग एंड रहता है। सो नोट दैट नीदर डिले क्यू और टाइमर सपोर्ट्स रैंडम डिलीट, राइट? वी नीड टू लाइक get it out of the queue and then delete it. अब एक मेजर ड्रॉबैक क्या है एक सिंपल टाइमिंग व्हील का, ये है कि वो एज्यूम करता है कि टाइमर रिक्वेस्ट जो है वो एक टाइम इंटरवल के साथ में ही आएगा। सो अगर वो टाइमर रिक्वेस्ट आउट ऑफ उस इंटरवल के में आता तो वो ओवरफ्लो हो जाता है। दैट मीन्स अगर आपके पास टाइमर रिक्वेस्ट जो आपके पास मैक्सिमम स्लॉट जो है वो 3 है और आपके पास एक इंटरवल में 4 रिक्वेस्ट आ गए, तो चौथा वाला रिक्वेस्ट वो आउट कर देगा, ठीक है। तो हायरार्किकल टाइमिंग व्हील्स जो है वो इस ओवरफ्लो से डील करता है। और वो कैसे करता है कि ये एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइज टाइमिंग व्हील है जो कि डेलीगेट करता है ओवरफ्लो टू द अपर लेवल व्हील्स। मतलब कि जो लोअर लेवल है उसमें फाइनाइट टाइम रिजोल्यूशन रहता है। अब इसका क्या मतलब है, जो टाइम रिजोल्यूशन है वो धीरे धीरे कोर्सर हो रहा है जैसे जैसे अपन ऊपर जा रहे हैं हायरार्की के। सो इफ द रिजोल्यूशन ऑफ अ व्हील एट one level is u and then the size is n, the resolution should be n into u in the second level, and n into n2 into u in the third level, and 3 into u in the fourth level. So that means हम धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। at each level overflows जो है वो डेलीगेटेड टू द व्हील इन वन हायर लेवल। तो जैसे ही अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो उसको ऊपर भेज दो। सो व्हेन द व्हील इन द हायर लेवल टिक्स, तो वो री इंसर्ट करता है टाइमर टास्क द लोअर लेवल, एंड ओवरफ्लो व्हील कैन बी क्रिएटेड ऑन डिमांड। सो अगर यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है तो हम वहां पे एक ओवरफ्लो लेवल कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सो व्हेन अ बकेट इन एन ओवरफ्लो बकेट एक्सपायर्स, all the tasks in it are reinserted into the timer recursively. The tasks are then moved to the finer grain wheels or be executed, ठीक है। अब जो ये इंसर्ट कॉस्ट है वो O ऑफ M होता है, मतलब M कितने नंबर ऑफ व्हील्स है वहां पे, विच इज एक्चुअली वेरी स्मॉल कंपेयर टू द सिस्टम। सो अगर आप टाइम 0 की बात देखोगे तो एक 7th पे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आया था और लेवल 1 पे हमने 8 और 9 को रखा। उसके बाद
हम टाइम 7 पे वापस आए, तो 7 पे वापस ये आउट चले गया, उसके बाद फिर लेवल 1 पे आए, फिर जब लेवल 8 पे हम वापस आ रहे हैं, टाइम 8 पे हम आ रहे हैं, तो हम 8 को वापस अब उसके टाइम पे ले आए, ठीक है। और उसके बाद हमने 9 को वहां के स्लॉट पे लाया, और धीरे धीरे वी विल रिमूव्ड इट। सो नाउ doubly linked list for buckets in timing wheels. So in the new design, we use own implementation of doubly linked list for the bucket in a timing wheel. The advantage of doubly linked list is that it allows similarly 0 of 1, like O of 1 का insert date allow करता है। Timer task instance जो है वो एक सेव करता है लिंक सेल को इन इटसेल्फ, और जब कोई भी एनक्यू करना रहता है टाइमर क्यू पे, तो उसके लिए वो फायदेमंद होता है। Now compared to when task is completed or cancelled, what should we do? So इस समय लिस्ट को अपडेट किया जाता है यूजिंग द सेल सेव्ड इन द टास्क इटसेल्फ। ओके, अब ड्राइविंग क्लॉक क्या होता है यूजिंग डिले क्यू। सो एक सिंपल इम्प्लीमेंटेशन ये है कि आप एक थ्रेड यूज कर सकते हैं जो हर उस टाइम पे वेट करेगा जब कोई भी टिकिंग हो रही होगी, और चेक करेगा कि कोई भी टास्क बकेट पे है कि नहीं। तो जो यूनिट टाइम जो रहता है वो 1 मिली सेकेंड रहता है, मतलब एक यू इज इक्वल टू 1 मिली सेकेंड, मतलब कि ये वेस्टफुल हो सकता है अगर रिक्वेस्ट जो है वो दूर दूर पे है, ठीक है। सो ये यूजुअली केस रहता है क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट जो है वो अलग अलग टाइम पे आते हैं। सो ये तभी नाइस होगा जब थ्रेड जो वेट तभी करे जब कोई नॉन एम्प्टी बकेट जो है वो एक्सपायर हो रहा होगा। तो so new purgatory does so used by ये java dot util dot concurrent delay क्यों यूज करता है similarly like old implementation, but हम टास्क बकेट्स को एनक्यू करते हैं इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल टास्क। तो डिजाइन में एक परफॉर्मेंस एडवांटेज है। द नंबर ऑफ टाइम्स द डिले क्यू इज कैप्ड बाय द नंबर ऑफ बकेट्स व्हिच इज यूजुअली स्मॉलर देन द नंबर ऑफ टास्क, जिसके कारण जो ऑफर ऑफ पुल ऑपरेशंस होता है प्रायोरिटी क्यू का वो भी स्मॉल होता है। अब पर्जिंग वॉचर लिस्ट, ओल्ड इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता था, जो पर्ज ऑपरेशन है वो ट्रिगर होता था जब टोटल साइज ऑफ द वॉचर लिस्ट के हिसाब से। द प्रॉब्लम ये रहती थी कि वॉचर लिस्ट एक्सीड कर सकता था थ्रेशोल्ड से जब बहुत सारे रिक्वेस्ट नहीं है पर्ज करने के लिए। तो ये होता था सीपीयू लोड हो जाता था, उस चक्कर में पर्ज ऑपरेशन जो है उसको ट्रिगर करना पड़ता था चेक करने के बाद। न्यू डिजाइन पे ये कंप्लीटेड रिक्वेस्ट को रिमूव किया जाता है टाइमर क्यू से इमीडिएटली एट द ओ ऑफ 1 कॉस्ट पे। इसका ये मतलब है कि नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो टाइमर क्यू पे रहेंगे वो यही है जो नंबर ऑफ पेंडिंग रिक्वेस्ट है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। सो अगर हमको पता है कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिक्वेस्ट पर्गेटरी में है, वी which includes the sum of the number of pending requests and the number of completed but still watched requests, so we can avoid unnecessary purge operation, ठीक है। तो इसमें इतना ट्रिवियल नहीं होता कि हम क्या ट्रैक करना है, ये कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिक्वेस्ट हैं जो पर्गेटरी में है, बिकॉज अ रिक्वेस्ट मे और मे नॉट बी वॉच। इस न्यू डिजाइन में हम एस्टिमेट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो पर्गेटरी में है वो या तो रेदर देन कितने हैं रेदर देन ट्राइंग टू मेंटेन द एग्जैक्ट नंबर। अब द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कैसे मेंटेन होता है, तो ये ऐसे मेंटेन होता है। एस्टिमेटेड टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो होते हैं, जो ई है, वो इंक्रीमेंट किया जाता है जब भी कोई नया रिक्वेस्ट टेक किया जा रहा है। सो जब हम पर्ज ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम वो रीसेट कर देते हैं एस्टिमेट टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को टू द साइज ऑफ द टाइमर क्यू पे। अब द करेंट नंबर ऑफ पेंडिंग रिक्वेस्ट, अगर कोई भी नया रिक्वेस्ट ऐड नहीं हो रहा है पर्गेटरी में, तो वो अगेन वो ई रहेगा और वो करेक्ट नंबर रहेगा आफ्टर पर्ज। अब अगर कुछ भी ऐड हो रहा है तो देन हम उसको इंक्रीज कर देते हैं ई प्लस द नंबर ऑफ न्यूली वॉच रिक्वेस्ट। ये हो सकता है कि ओवर एस्टिमेशन बना दे, बिकॉज पॉसिबल है कि सम केसेस में कंप्लीटेड हो जाए और रिमूव कर दें वॉचर लिस्ट से हम उसको, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा बहुत ओवर एस्टिमेशन कर सकते हैं बट वो बहुत स्मॉल रहता है। अब बेंचमार्क क्या है, हमने एनक्यू परफॉर्मेंस दो पर्गेटरी इम्प्लीमेंटेशन पे कंपेयर किया इन्होंने, ओल्ड और न्यू पे। एक माइक्रो बेंचमार्क बोला गया है इसे, ये मेजर करता है कि परफॉर्मेंस कैसा है, और सेपरेट किया गया इसे रेस्ट ऑफ द सिस्टम से, एंड सो दैट यूज एक फेक रिक्वेस्ट यूज की गई जिससे विच डज नथिंग यूजफुल। सो
जो थ्रूपुट है पगेटरी का रियल सिस्टम में मे बी लोअर देन द नंबर ऑफ शोन बाय द टेस्ट। तो इस टेस्ट में क्या हुआ, द इंटरवल्स थे रिक्वेस्ट के वो एज्यूम किए गए कि वो फ्लो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि हर रिक्वेस्ट जो है एक टाइम ड्रॉ कर रहा है उसका लैग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, और वो एडजस्ट करेगा बाय द शेप ऑफ द लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो वी कैन टेस्ट द डिफरेंट टाइम आउट रेट। अब ये जो टिक है ये 1 मिली सेकेंड का है, व्हील साइज जो है वो 20 की है, टाइम आउट हमने रखा है 200 मिली सेकेंड, डेटा साइज जो है वो 100 बाइट्स का है, लो रेट कॉज हमने 75 परसेंटाइल लिया यानी कि 60 मिली सेकेंड, एंड 50 परसेंटाइल का हमने 20 मिली सेकेंड लिया है। हाई के लिए हमने 75 परसेंटाइल का 400 मिली सेकेंड लिया है और 50 का 200 मिली सेकेंड लिया है। टोटल हम 1 मिलियन रिक्वेस्ट को एनक्यू कर रहे हैं ईच रन पे। ठीक है, रिक्वेस्ट जो है वो एक्टिवली कंपेयर किया जाएगा बाय अ सेपरेट थ्रेड। Requests that are supposed to be completed before the timeout are enqueued to another delay queue, and a separate thread keeps polling and completes them, and there is no guarantee of accuracy। ठीक है, अब JVM हीप को भी इन्होंने सेट कर दिया था। रिजल्ट ने ये बताया कि काफी ड्रामेटिक डिफरेंट था जब हाई एनक्यू रेट एरिया पे अपन गए। तो जैसे जैसे टाइम आउट रेट इंक्रीज हो रहा था, जो भी इम्प्लीमेंटेशन थी वो रिक्वेस्ट से कीप अप कर रही थी। हाउएवर जैसे जैसे लो टाइम आउट सिनेरियो आया, ओल्ड इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सैचुरेट हो गया 40,000 रिक्वेस्ट पर सेकंड पे, बट न्यू इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन नहीं दिखा, और हाई टाइम आउट सिनेरियो में वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सैचुरेट हो गया था 25,000 आरपीएस में, जबकि न्यू इम्प्लीमेंटेशन पे वो 1,05,000 पे बेंचमार्क उसका था। सो ये आपकी थी। और इसके बाद हम बात करेंगे सीपीयू यूसेज की, तो सिग्निफिकेंटली बेटर थी न्यू इम्प्लीमेंटेशन पे। और फाइनली जब हमने टोटल जीसी टाइम कैलकुलेट किया फॉर पार्ड न्यू कलेक्शन एंड सीएमएस कलेक्शन, कोई भी डिफरेंस नहीं दिखा ओल्ड और उस पे जो एनक्यू रेट था उस पे। अगेन जो ओल्ड इम्प्लीमेंटेशन था वो 40,000 रिक्वेस्ट पर सेकंड से ज्यादा नहीं जा पा रहा था। तो समरी ये हुई कि हायरार्किकल टाइम व्हील से हमने टाइम आउट टाइमर बनाया, और डिले क्यू से हमें टाइमर बकेट्स बनाए, तो कि वो एडवांटेज है। जो कंप्लीट रिक्वेस्ट है वो रिमूव कर जाता है टाइमर क्यू से इमीडिएटली विद द ओ ऑफ वन कॉस्ट, और द बकेट्स रिमेन इन द डिले क्यू। हाउएवर द नंबर ऑफ बकेट्स जो है वो बाउंडेड रहता है, एंड इन अ हेल्दी सिस्टम मोस्ट ऑफ द रिक्वेस्ट आर सेटिस्फाइड बिफोर द टाइम आउट, एंड मेनी बकेट्स बिकम एम्प्टी बिफोर पुल्ड आउट ऑफ द डिले क्यू। इसलिए टाइमर should have the buckets of rarely have the buckets of lower interval। the advantage रहता है डिजाइन की, number of requests रहते हैं टाइमर क्यू पे is the number of pending requests exactly at any time। ठीक है, और this allows us to estimate the number of requests needed to be purged, and we avoid unnecessarily purge operation of the watcher list, and as a result हम higher scalability maintain कर सकते हैं। So this is what was there in the first lesson of hierarchical timer wheel. We'll see if any other videos are coming out for this. Thank you.